तो चलिए आज बात करते हैं महात्मा गांधी की और इस बात की कि उन्होंने कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का चेहरा ही बदल दिया। सोचिए, एक ऐसा संघर्ष जो पहले बस कुछ पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित था, वो कैसे देखते ही देखते पूरे देश का एक जन आंदोलन बन गया। हाँ, तो यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम ढूंढेंगे। आखिर वो क्या था? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई को, आप कह सकते हैं, शहरों के ड्राइंग रूम से निकालकर सीधा गांव के खेतों और कारखानों तक पहुंचा दिया? कैसे ये कुछ लोगों का संघर्ष करोड़ों लोगों की क्रांति में तब्दील हो गया? देखिए, गांधी से पहले की तस्वीर कुछ ऐसी थी। जो राष्ट्रवादी आंदोलन था वो ज्यादातर वकीलों, डॉक्टरों, मतलब पढ़े लिखे लोगों का एक समूह था। उनकी लड़ाई का तरीका था याचिकाएं देना, सभाएं करना। लेकिन फिर गांधी आए और उन्होंने जैसे पूरी बाजी ही पलट दी। उन्होंने किसानों को, मजदूरों को, कारीगरों को, मतलब देश की असली आवाज को इस संघर्ष के बीचों बीच ला खड़ा किया। आंदोलन अब कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहा, वो देश के कोने कोने तक फैल गया। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? देखिए, गांधी की ये जो यात्रा थी ना, वो कोई अचानक नहीं शुरू हुई। इसकी नींव, उसकी जड़ें भारत में उनके शुरुआती छोटे छोटे स्थानीय संघर्षों में थीं। यही वो जमीन थी जहां से वो एक राष्ट्रीय नेता बनकर उभरे। ये कहानी शुरू होती है 1917 में बिहार के चंपारण से। वहां उन्होंने नील किसानों की लड़ाई लड़ी, उन बागान मालिकों के खिलाफ जो उनका शोषण कर रहे थे। इसके ठीक एक साल बाद 1918 में वो गुजरात पहुंचे। पहले अहमदाबाद में कपड़ा मिल के मजदूरों के हक के लिए आवाज उठाई और फिर खेड़ा के उन किसानों के साथ खड़े हुए जिनकी फसल तो बर्बाद हो गई थी, लेकिन अंग्रेज उनसे लगान वसूलने पर अड़े थे। अब ये जो 3 जीतें थी, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ये भले ही स्थानीय थीं, लेकिन इनका संदेश पूरे देश में गया। संदेश ये था कि एक ऐसा नेता आ गया है जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, वो जमीन पर उतरता है, वो आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए लड़ता है। और इसी बात ने, आप कह सकते हैं, जनता के दिल में एक जबरदस्त भरोसा पैदा कर दिया। और फिर साल आया 1919। ये वो साल था जिसने सब कुछ बदल दिया। गांधी, जो अब तक स्थानीय मुद्दों में उलझे थे, अब सीधे राष्ट्रीय मंच के केंद्र में आ गए। और इसकी एक ही वजह थी, कुख्यात रॉलेट एक्ट। सोचिए, पहले विश्व युद्ध में भारत ने अंग्रेजों का पूरा साथ दिया। उम्मीद थी कि इसके बदले में कुछ अधिकार मिलेंगे, आज़ादी की तरफ कुछ कदम बढ़ेंगे। लेकिन इनाम में क्या मिला? ये काला कानून, रॉलेट एक्ट। इसने ब्रिटिश सरकार को खुली छूट दे दी कि वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना कोई मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। ये तो सीधे सीधे लोगों के बुनियादी अधिकारों पर हमला था। गांधी का जवाब था सत्याग्रह। और उनके एक आह्वान पर इतिहास में पहली बार पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ। देशव्यापी हड़ताल हुई, दुकानें बंद, स्कूल बंद, कारखाने थम गए। उत्तर और पश्चिम भारत में तो मानो जिंदगी ही ठहर गई थी। और इस विरोध की आग सबसे ज्यादा धधक रही थी पंजाब में। और फिर अमृतसर में आया इतिहास का वो सबसे काला दिन, जलियांवाला बाग। बैसाखी का दिन था, लोग शांति से इकट्ठा हुए थे और उस निहत्ती भीड़ पर जनरल डायर के एक हुक्म पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी गईं। सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए। इस एक वहशी घटना ने ब्रिटिश राज के न्याय का जो थोड़ा बहुत भरम था ना, उसे हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। पूरा देश गहरे सदमे और गुस्से में डूब गया। जलियांवाला बाग की उस क्रूरता के बाद एक बात तो साफ हो गई थी कि अब छोटे मोटे विरोध प्रदर्शनों से काम नहीं चलने वाला। इस राष्ट्रीय अपमान का जवाब बहुत बड़ा होना था। और इसी के जवाब में गांधी ने एक ऐसे आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जैसा भारत ने पहले कभी नहीं देखा था, असहयोग आंदोलन। इसका प्लान, इसकी रणनीति सुनने में बहुत सीधी थी, लेकिन थी बहुत शक्तिशाली। सोचिए, अंग्रेजी हुकूमत यहाँ चलती कैसे थी? हम भारतीयों के सहयोग से ही तो चलती थी। तो गांधी ने कहा, अगर हम भारतीय ही स्कूल, कॉलेज, अदालतें जाना बंद कर दें, टैक्स देना बंद कर दें, मतलब हर तरह से सहयोग करना बंद कर दें, तो ये पूरा का पूरा ढांचा अपने आप ढह जाएगा। और इस आंदोलन को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए गांधी ने एक बहुत ही दूर की सोची। उन्होंने असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन से जोड़ दिया, जो उस समय भारतीय मुसलमान चला रहे थे। ये हिंदू मुस्लिम एकता की एक ऐसी मिसाल थी जो पहले कभी नहीं देखी गई।
इसने अंग्रेजों के सामने एक ऐसे एकजुट भारत की चुनौती पेश की जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। और इसका असर जमीन पर साफ साफ दिखा। ये सिर्फ कोई खोखला नारा नहीं था। हजारों छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, बड़े बड़े वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। और आंकड़े देखिए, अकेले 1921 में लगभग 400 हड़तालें हुईं, जिनमें 6 लाख से ज्यादा मजदूर शामिल थे। मतलब पूरा देश सच में एकजुट होकर खड़ा हो गया था। और जानते हैं, इसी आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन गए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उनमें ऐसा क्या था, क्या बात थी कि करोड़ों भारतीयों के लिए वो सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि एक मसीहा, एक उद्धारकर्ता बन गए। शायद इसका सबसे बड़ा जवाब है उनका आम लोगों से जुड़ाव। वो दूसरे नेताओं की तरह वेस्टर्न सूट नहीं पहनते थे। वो एक साधारण सी धोती पहनते थे। वो उन्हीं की भाषा बोलते थे, उन्हीं की तरह रहते थे। और इसी वजह से देश के करोड़ों गरीब लोगों को लगता था कि ये हम में से ही एक हैं। उनकी हर एक चीज में एक गहरा संदेश छिपा था। वो जो साधारण सी धोती पहनते थे, वो विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का प्रतीक थी। वो जो हर दिन चरखा चलाते थे, वो आत्मनिर्भरता और मेहनत के सम्मान का प्रतीक था। इन्हीं छोटे छोटे लेकिन शक्तिशाली प्रतीकों ने लोगों के मन में उनकी छवि एक ऐसे मसीहा की बना दी जो उन्हें उनके सारे दुखों से छुटकारा दिलाएगा। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि उनके बारे में चमत्कारी कहानियां फैलने लगीं। लोगों को सच में यकीन होने लगा था कि उनमें कोई दैवीय शक्ति है। जैसे ये एक किस्सा है कि एक किसान ने कहा कि वो महात्मा जी पर तब यकीन करेगा जब गन्ने के रस की उबलती हुई कढ़ाई 2 हिस्सों में टूट जाएगी। और कहते हैं कि कढ़ाई सच में 2 टुकड़ों में टूट गई। अब ये किस्से दिखाते हैं कि लोगों की आस्था उनमें किस हद तक पहुंच चुकी थी। तो आंदोलन अपने चरम पर था। ब्रिटिश हुकूमत पहली बार इतने दबाव में थी। लग रहा था कि मंजिल अब दूर नहीं। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने आंदोलन का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई छोटा मोटा विरोध प्रदर्शन नहीं था। 1857 के गदर के बाद ये पहली बार था जब ब्रिटिश साम्राज्यों को भारत में इतनी बड़ी, इतनी संगठित चुनौती मिल रही थी। अंग्रेजी राज की नींव सचमुच हिल चुकी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि चौरी चौरा में हुई हिंसा की उस एक घटना ने सब कुछ बदल कर नहीं रख दिया। हुआ ये कि उत्तर प्रदेश के एक गांव चौरी चौरा में एक गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। कई पुलिस वाले मारे गए। और बस इस एक हिंसक घटना से गांधी इतने दुखी हुए कि उन्होंने तुरंत पूरे देश में चल रहे आंदोलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया। उनके लिए सिद्धांत सबसे ऊपर थे। उनका मानना था कि हिंसा के रास्ते आज़ादी नहीं मिल सकती। आप उनके नैतिक कद का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जब आंदोलन वापस लेने के बाद उन पर मुकदमा चलाया गया, तो जो अंग्रेज जज उन्हें सजा सुना रहा था, उसने भी ये माना कि लाखों भारतीयों की नज़र में आप एक महान देशभक्त और एक संत हैं। सोचिए, ये तारीफ कौन कर रहा था? उनका दुश्मन। शायद इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती थी। तो भले ही ये आंदोलन अचानक खत्म हो गया, लेकिन ये नाकाम नहीं हुआ। इसने अपना सबसे बड़ा मकसद पूरा कर दिया था। भारतीय राष्ट्रवाद को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था। अब आज़ादी की लड़ाई कुछ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं थी। अब ये लड़ाई देश के लाखों किसानों, मजदूरों और आम लोगों की अपनी लड़ाई बन चुकी थी। एक ऐसी चिंगारी लग चुकी थी जिसे अब कोई नहीं बुझा सकता था। तो नींव पड़ चुकी थी, लोग जाग चुके थे, संगठित हो चुके थे। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। ये तो एक नई और कहीं ज्यादा बड़ी लड़ाई की शुरुआत थी। अब असली सवाल ये था कि लोगों की इस विशाल ताकत को पूर्ण स्वतंत्रता के अंतिम लक्ष्य तक कैसे पहुंचाया जाएगा।